नमस्कार। मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं फिर आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने पहले वाली क्लास में देखा था, हमारा टॉपिक विवरणिका का चल रहा था कि कंपनी की विवरणिका क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, विवरणिका पत्रिका के आवश्यक तत्व क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। फिर उस विवरणिका में विवरणिका का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, उसके काइंड्स कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से होते हैं और ये किस किस तरीके से काम आते हैं। प्रॉस्पेक्टस फिर दाखिल करने की और उसको जारी करने की प्रक्रिया कि कंपनी किस तरीके से दाखिल करेगी और रजिस्ट्रार किस तरीके से जारी करेगा। विवरणिका के कंटेंट क्या होंगे, अंतर्वस्तु क्या होंगी, और फिर विवरणिका का पंजीकरण कैसे होगा। यह हमने पिछली वाली क्लास में हमने देखा था। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि विवरणिका का स्थान पर प्रविणन कब दिया जाएगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो पहले आपको ये बता दें कि विवरणिका और फिर प्रविणन के स्थान पर कथन होता क्या है। तो विवरणिका, जैसे कि हमने पहले की क्लास में देखा था कि विवरणिका कंपनी का ऐसा दस्तावेज है जिसमें कंपनी के बारे में समस्त लेखा जोखा, समस्त जानकारी कंपनी की कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कितने अंश हैं, किनको अंश वो देगी, किनको अंश के लिए आमंत्रित करेगी, किनको डिबेंचर्स जारी करेगी, अगर डिबेंचर और अंश जारी करती है तो उसकी शर्तें क्या होंगी, फिर कौन के विवरणिका कोई कंपनी जारी करती है तो उसमें कंटेंट क्या होंगे, ये सब हमने देखे थे। आज हम देख रहे हैं विवरणिका के स्थान पर कथन कि विवरणिका ना हो तो उसके स्थान पर कथन का मतलब क्या है। तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पब्लिक कंपनी अपने लिए पूंजी की व्यवस्था जनता के अंशों, ऋणपत्रों एवं स्थायी जमा के माध्यम से करती है। प्राइवेट कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती। पब्लिक कंपनियों द्वारा अंश, ऋणपत्र, स्थायी जमा, इन सब के माध्यम से जनता को आमंत्रित करती है और ये कार्य प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से करते हैं। कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, कि प्रॉस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई कंपनी कैसे काम करेगी और कंपनी को अगर पूंजी की आवश्यकता है तो किस तरीके से जनता को आमंत्रित करके अपने अंश देगी, डिबेंचर देगी और अपनी कंपनी के लिए अंश पूंजी की व्यवस्था करेगी। लेकिन जब कंपनी के प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर्स कंपनी के लिए जनता के अंश, ऋणपत्र या स्थायी जमा की आवश्यकता नहीं समझते और ये विश्वास होता है कि वे कंपनी के लिए पूंजी की व्यवस्था व्यक्तिगत पहुंच द्वारा कर लेंगे, जब प्रमोटर को ऐसा लगता है, तब ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करना आवश्यक नहीं रह जाता। देखिए, इस पे साफ ये बात है कि जब प्रवर्तक को ही ऐसा लगता है, और हमने पहले की क्लासेस में प्रवर्तक के बारे में देखा था कि प्रवर्तक के हाथ में संपूर्ण कंपनी का नियंत्रण होता है। तो प्रवर्तक को कंपनी के अंदर की स्थिति के बारे में पता होगा कि कंपनी कितनी साउंड है। जब प्रवर्तक को खुद को लगता है कि कंपनी को जनता के अंशों की, ऋणपत्र की, स्थायी जमा की आवश्यकता ही नहीं है, हमें किसी और से पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी कंपनी अपने आप में काम कर सकती है और विकास कर सकती है, तब ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस वो जारी ही नहीं करता। क्योंकि हमने देखा कि प्रॉस्पेक्टस हम क्यों जारी करते हैं। प्रॉस्पेक्टस हम इसलिए जारी करते हैं कि जनता उस प्रॉस्पेक्टस के को देखे, विवरणिका को देखे, हमारी कंपनी के बारे में जाने और हमारी कंपनी में पैसा लगाए। जब हमें जनता से पैसों की ही आवश्यकता नहीं है तो हम प्रॉस्पेक्टस जारी क्यों करें। इसके लिए मात्र एक दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त होता है और उसे ही कहते हैं प्रविणन के स्थान पर कथन। प्रविणन यानी कि विवरणिका के स्थान पर कथन, विवरणिका की जगह पर स्टेटमेंट देना, इसी को कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण के स्थान पर कथन, कि हम विवरणिका नहीं दे रहे हैं लेकिन उसके स्थान पर एक कथन कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम ये बात बता रहे हैं, उसके स्थान पर हम कंपनी के बारे में जो भी उसके बारे में जानकारी है हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रविवरण के स्थान पर कथन का प्रॉस्पेक्टस की तरह ही होता है। अधिनियम में वह तृतीय के अनुरूप होना जरूरी भी है कि जो भी उसमें एक्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ वो है कि स्थानांतरण विवरणिका यानी कि कंपनी के निदेशक अन्य किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर या रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। स्थानांतरण विवरणिका के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के निदेशक या कोई भी अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता जैसे कि एजेंट्स जो होते हैं, उन एजेंट्स के माध्यम से भी ये काम किए जा सकते हैं। तो प्रविणन के स्थान पर कथन क्या है? प्रविणन के स्थान पर कथन वो है जबकि किसी कंपनी को स्थिति इतनी साउंड होती है कि उसको जनता के अंश या ऋणपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रविणन के स्थान पर कथन करती है अपने कंपनी के बारे में सिर्फ
जनता को बताती है, लेकिन वो शेयर्स के लिए उनको आमंत्रित नहीं करती। आगे हम देख रहे हैं विवरणिका में मिथ्या कथन, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कि अगर हम विवरणिका जो बता रहे हैं उसमें हम गलत बात लिख दें, यानी कि कंपनी के बारे में कोई ऐसी बात लिख दें जो कि है ही नहीं, और फिर जनता उसको देखे, जनता विवरणिका को पढ़े, विवरणिका को जांचे और फिर वो कंपनी के बारे में कोई गलत धारणा बना ले। तो विवरणिका में मिथ्या कथन के लिए कहा गया है कि विवरणिका या प्रोस्पेक्टस जो है वो एक वैश्वासिक दस्तावेज है, फेडरल डॉक्यूमेंट है ये, जिस पर विश्वास करके लोग अंश या ऋण पत्र लेते हैं और पूंजी निवेश करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस तैयार करने वाले अधिकारी, प्राधिकारी, उन व्यक्तियों का ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रोस्पेक्टस में कोई भी महत्वपूर्ण बात को छुपाए नहीं, और प्रोस्पेक्टस में किसी भी तरीके का कोई मिथ्या कथन ना करे, कोई दुरुपदेशन ना करें, यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन ना करें, कोई फॉल्स स्टेटमेंट ना दें। तो विवरणिका अगर आप बना रहे हैं तो विवरणिका बिल्कुल सही बनाइए, विवरणिका में कोई गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंपनी के अंश खरीदने वाले व्यक्तियों के साथ कपटपूर्ण संविदा भी नहीं की जानी चाहिए, उनसे इस बात की सहमति प्राप्त न की जाए कि संविदा शून्यकरणीय हो जाए। यह प्रोस्पेक्टस तैयार करने का स्वर्णिम नियम है। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंश खरीदने वाला जो कोई भी व्यक्ति है वो तो यही मान के चलेगा ना कि भाई विवरणिका में सही बात है, तो और अगर उसके साथ कपटपूर्ण संविदा हो गई तो इसलिए कपटपूर्ण संविदा कभी भी नहीं की जानी चाहिए। फिर हम यहाँ देखते हैं मिथ्या कथन के लिए दायित्व, यानी कि लायबिलिटी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर किसी तरह प्रोस्पेक्टस बन गया, उसमें अगर फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, मिथ्या कथन हो गया, तो भाई उसकी लायबिलिटी किसकी है? तो प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन के बहुत बुरे परिणाम होते हैं, गंभीर परिणाम होते हैं। इसके लिए कंपनी का सिविल और आपराधिक, यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी तो है ही, पीड़ित पक्ष का क्षतिपूर्ति पाने का हकदार भी हो जाता है। अब पीड़ित पक्ष का कौन? पीड़ित पक्ष का वो व्यक्ति होता है जो कंपनी में अंश पूंजी लगाता है। मिथ्या कथन के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार को कुछ उपचार प्रदान किए गए हैं, कुछ रेमेडी है उसके पास। अब वो व्यक्ति जिसने प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी में पैसा लगाया, पता पड़ा प्रोस्पेक्टस में तो मिथ्या कथन था, तो वो क्या करेगा? नंबर 1, संविदा का विखंडन करेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन करने पर अंश क्रय करने वाले व्यक्ति को संविदा का विखंडन करने का अधिकार मिल जाता है। वह कंपनी के विरुद्ध वाद ला सकता है, अंशों को वापस लौटा सकता है और तथा अपने द्वारा लगाई गई संदत्त राशि को पुनः प्राप्त करने का भी हकदार हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 18 से 19 के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये दे रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने संविदा की है और बाद में पता पड़ता है कि वो मिस एप्रोप्रिएशन में थी, मिथ्या कथन अगर उसमें हो गए थे, तो वो संविदा का विखंडन करने के लिए दायी हो सकता है, वो संविदा का विखंडन कर देगा। आगे हम ये देख रहे हैं कि मिथ्या कथन के आधार पर संविदा को विखंडित करने के लिए उसको क्या बात का साबित करनी पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति जिसने कंपनी में पैसा लगाया, पता पड़ा कि कंपनी में विवरणिका में गलत बात थी, तो वो संविदा का विखंडन करेगा, तो वो क्या बात साबित करेगा? वो साबित करेगा कि विवरणिका में जो कथन थे वो असत्य थे, झूठे थे, वे तथ्य से संबंधित हैं, विधि से नहीं थे। असत्य कथन अंश क्रय करने की संविदा के लिए तात्विक थे, ऐसे कथन अंशधारियों को अंश क्रय करने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु थे, और असत्य कथन करने पर प्रोस्पेक्टस कंपनी द्वारा जारी किया गया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट को, अपने संविदा को विखंडित करने के लिए कोर्ट को बताएगा। फिर ये कहता है मिथ्या कथन के लिए सिविल दायित्व। सिविल लायबिलिटी क्या होगी? सेक्शन 35 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए प्रोस्पेक्टस में गलत कथन करता है, ऐसे कथन पर विश्वास करते हुए कोई अभिदाय किया जाता है, यानी कि कोई पूंजी लगाता है जिससे हानि या नुकसान होता है, तो ऐसे हानि या नुकसान की पूर्ति के प्रतिकर के लिए, रेमेडी के लिए वो निम्न व्यक्ति उत्तरदायी होंगे। अब किन किन व्यक्तियों को सिविल लायबिलिटी के लिए उत्तरदायी माना गया है? कंपनी को, कंपनी के निदेशकों को, कोई भी और अगर कोई प्राधिकृत व्यक्ति है जैसे कि एजेंट उनको, और अगर कोई एक्सपर्ट था जिसने शेयर्स वगैरह दिलवाए थे तो उनको, तो ये सब लोग सिविल दायित्व के लिए, सिविल लायबिलिटी के लिए दायी होंगे। फिर ये कहता है आगे कपटपूर्ण कथनों के लिए आपराधिक दायित्व कि क्रिमिनल लायबिलिटी कब होगी। सेक्शन 36 में ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति जो ये जानते हुए ये असावधानीपूर्ण ऐसा कथन वचन करता है, जो पूर्व कथन करता है जो कि मिथ्या है, प्रवंचित करने के लिए है, उसको मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है, भ्रामक है, गलत है, किसी अन्य व्यक्ति को धन या विनियोग करने का करार करने के लिए या करार करने की अगर प्रपोजल करने के लिए उत्प्रेरित किसको करता है, तात्विक तथ्यों को जानबूझकर कुछ छुपाता है, तो सेक्शन
447 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपराधिक दायित्व में वो सब कुछ जानता था, फिर भी उसने सामने वाले व्यक्ति को गलत चीज़ें बोलकर और उसको शेयर्स वगैरह आवंटित कराए, तो उनके लिए क्या है, आपराधिक दायित्व बनेगा। यह सेक्शन 447 में कपटपूर्ण दायित्व के लिए कम से कम 6 महीने और अधिकतम 10 साल तक की अवधि के कारावास और कपट में अंतर्वित राशि में 3 गुने तक के जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। इसमें हम एक केस पढ़ते हैं, डेयरी बनाम पीक का केस। इस मामले में यह कहा गया कि प्रतिकर के लिए कपट साबित किया जाना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि विवरणिका में गलत कथन को देखकर मैंने कंपनी के साथ समव्यवहार किया और मेरे साथ कपट हुआ, तो उसको कपट साबित करना पड़ेगा। और यह भी साबित किया जाना जरूरी है कि जानबूझकर या कथनों की सत्यता पर विश्वास किए बिना या लापरवाही के कारण कथनों की सत्यता असत्यता की जांच किए बिना ऐसे मिथ्या कथन किए गए हैं। तो आपराधिक दायित्व के से बचने के फिर 2 ही आधार हैं। यह कि कथन तात्विक ही नहीं था या उसके पास ये विश्वास करने का कारण था कि वह कथन सत्य है, तो ही वो 2 आधारों पर बचा सकता है, अन्यथा नहीं बचा जा सकता। तो ये है प्रवीणन के स्थान पर कथन, विवरणिका में मिथ्या कथन और मिथ्या कथन के लिए दायित्व, जिसमें सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। यह है विवरणिका, संपूर्ण विवरणिका। आगे की क्लास में हम नए किसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।